तो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि हम सब लोगों ने मिलकर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करा है, एक विषय को स्टार्ट करा हमने, और उसका नाम था ज्योग्राफी, भूगोल। और भूगोल से संबंधित संपूर्ण ब्रह्मांड जो होता है उससे संबंधित जानकारी हम लोग इस चैनल, इस वीडियो में हम लोग मिलकर पढ़ चुके हैं। कृपया करके सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और जितनी भी जानकारी उस टॉपिकों में दी गई है वो सारी एग्जाम से रिलेटेड है, सारी एग्जाम में आई हुई जानकारी है। तो कृपया करके सभी लोग बड़े ध्यान से, उन दो क्लासेस अभी तक आपकी ज्योग्राफी की हो चुकी है, दोनों क्लासेस को आप लोग बड़ी सीरियसली, बड़ी मेहनत के साथ सभी लोग देख लें। और कल शायद हमने एक अच्छे मुद्दे पर बात करी थी, जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि भारतीय सरकार के द्वारा जो 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन किया गया, विमुद्रीकरण किया गया, वो विमुद्रीकरण आपकी लीगल था। वो कानूनी रूप से वैध था, वो संवैधानिक रूप से आपकी दृष्टि से वो सही बताया गया था। तो उस निर्णय पर हम लोगों ने आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वगैरह, जनहित याचिका या लोकहित याचिका क्या होता है, उससे रिलेटेड मुद्दों पर हम सब लोगों ने मिलकर बातें करी। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बड़ी अच्छी जानकारी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कृपया करके आप सब लोग थोड़ा सीरियस हो जाए पढ़ाई के प्रति, और इन वीडियो को बड़े ढंग से आप लोग देखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि शायद इससे बेहतर आपकी हमारी जानकारी आपको नहीं मिल सकती है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, शायद नहीं बताते हैं लोग बाग जानकारी। आपने 5-5, 10-10 मिनट में आरबीआई को पूरे करता हुआ देखा होगा लोगों को, इतनी समझ में आप लोगों की नहीं आएगी। तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लोगों को बताएंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा आपकी हमारी वीडियो को लाइक करा करें। आइए अगला टॉपिक ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक में हम सब लोग आपकी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ चुके थे। आज के टॉपिक में हम आपको अगले टॉपिक से वाकिफ कराते हैं, और उसका नाम है आपके सौरमंडल। सौरमंडल को इंग्लिश में हम लोग सब मिलकर आपकी सोलर सिस्टम, है ना, जैसे ब्रह्मांड को हम सब लोग आपके मिलकर बोलते थे और कॉस्मोस या यूनिवर्स बोला जाता था, वैसे सौरमंडल को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। अब देखो, आप परिभाषा लिखें जरूर, क्योंकि फिर इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, सौरमंडल का परिभाषा क्या होती है कि देखो, ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उन्हें उनसे मिलकर बनने वाले समूह को उनसे मिलकर बनने वाले समूह यानी कि ग्रुप, समूह को सौरमंडल कहा जाता है। देखो, ये है, उनसे मिलकर बनने वाला जो आपकी समूह होता है, उस वाले आपके हमारे समूह को क्या बोला जाता है, आपकी वो सौरमंडल कहा जाता है। यानी कि सोलर सिस्टम उस समूह या ग्रुप को बोल दिया जाता है। अब इसमें आप लोगों को इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखने पड़ते हैं। जैसे जैसे फिर एक क्वेश्चन मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, जैसे ग्रह, उपग्रह, मैं सबको इंग्लिश में अलग अलग पढ़ाऊंगा इनको। ग्रह, उपग्रह, जैसे आपकी क्षुद्र ग्रह, जैसे उल्काएं, जैसे धूमकेतु, और जैसे बोने ग्रह इत्यादि सौरमंडल का हिस्सा है। अब देखो, ऐसा कोई भी आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, उन सारे आकाशीय पिंडों में, चाहे वो प्लेनेट है या सैटेलाइट है या एस्ट्रोनॉइड्स है या उल्काएं आपकी हमारी होती हैं या कॉमेट्स आपकी धूमकेतु होते हैं या बोने आपके ग्रह होते हैं, इन सबसे मिलकर बनने वाले जो समूह होता है ना, उस वाले समूह को क्या बोला जाता है, आपकी सौरमंडल कहते हैं। तो वास्तविकता में सौरमंडल में पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। तो वास्तविकता में यह हुआ कि सौरमंडल ऐसे पिंडों का समूह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर इर्द गिर्द आपकी हमारी उसके परिक्रमा करते हैं, राउंड अप में घूमते हैं। तो ऐसे आकाशीय पिंडों को क्या बोला जाता है, आपकी सौरमंडल कह देते हैं। अब देखो, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी, कि अगर हम बात करेंगे आपकी, तो के कुल सौरमंडल के कुल द्रव्य का
99.97% भाग, ये आप जरूर लिखें और याद करें इन सारी चीजों को आपकी, है ना। सौर मंडल के कुल द्रव्य का 99.97% भाग जो है वो सूर्य के पास है, सूर्य के पास है। अब बाकी का आपकी हमारी जो हिस्सा बचा आपकी, यानी कि 0.03% जो भाग है वो अन्य आपकी ग्रहों के पास है, यानी कि अन्य पिंडों के पास है। तो मात्र, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जो है, लगभग लगभग आपकी संपूर्ण हिस्सा सौरमंडल का वो किसने आपकी हमारी घेर रखा है, वो सूर्य ने घेर रखा है। और वो 99.97% हिस्सा जो है आपकी पूरे सौरमंडल का वो किसके पास है, वो सूर्य के पास है। और बाकी 0.03% जो हिस्सा बचता है वो अन्य पिंडों के पास है, यानी इसमें ग्रह भी रहे हैं, उपग्रह भी रहे हैं, क्षुद्र ग्रह, बूने ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, वो सब कुछ रह जाती है। इतना हिस्सा आपकी हमारी किसके पास होता है, वो सूर्य के पास होता है। अब देखो, आप सब लोगों को पता होगा, मैं जब सौरमंडल आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो पूरी इमेज भी बना हुआ है, यहाँ पर आकृति भी बनाएंगे। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि सौरमंडल का जो जनक होता है, सौरमंडल का जनक, वो एक तरीके से आपकी सूर्य को कहा जाता है, ये जरूर याद रखना है ना। और सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत जो है वो भी आपकी हमारी किसे कहा जाता है, वो भी सूर्य को कहा जाता है। इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं हम सब लोग मिलकर कि अगर हम बात करें पूरे के पूरे आपकी हमारी सौर मंडल में, तो जितने भी सौर मंडल में आकाशीय पिंड है, यानी कि सौर मंडल में जो भी आकाशीय पिंड होते हैं, है ना, जितने भी सौर मंडल में आकाशीय पिंड है, उन आकाशीय पिंडों में से किसी के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता। यानी सौर मंडल में जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं, उनमें किसी भी पिंड का अपना प्रकाश नहीं होता, किसी भी पिंड का अपना प्रकाश नहीं होता, अपना, है ना, इनका किसी भी पिंड का अपना प्रकाश नहीं होता। यानी सारे पिंड जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, सारे पिंड, सारे पिंड जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं, प्रकाश से चमकते हैं। और इसी रीजन से आपके सौर मंडल का प्रधान कह लो, सौर मंडल का जनक कह लो, या सौर मंडल का पिता कह लो, वो किसे बोला जाता है, आपकी सूर्य को कहते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसलिए सौर मंडल का जनक, सौर मंडल का जनक, या फिर कह लो आपकी सौर मंडल का मुखिया, या फिर कह लो आपकी सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, वो आपके किसे बोला जाता है, आपका वो सूर्य को कहा जाता है। ये है। तो वास्तविकता में सौर मंडल में सबसे पहले हम लोगों को आपकी किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो सूर्य के बारे में जानकारी हो। अब आप लोगों को कम से कम ये तो पता चला होगा कि परिभाषा क्या होती है सौर मंडल की, यानी ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर मिलकर परिक्रमा करते हैं, उन वाले आकाशीय पिंडों से मिलकर बनने वाला जो आपकी गुरुत्वीय समूह होता है, उस वाले गुरुत्वीय समूह को क्या बोला जाता है, आपकी सौर मंडल। सौर मंडल के पास जितना भी टोटल आपकी द्रव्य यानी एरिया होता है, उसका 99.97% भाग सूर्य के पास होता है, बाकी 0.03% आपकी अन्य पिंडों के पास होता है। और इनमें से किसी भी पिंड का अपना लाइट नहीं होता, अपना प्रकाश नहीं होता, सारे के सारे पिंड किसके प्रकाश से चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से। और इसी रीजन से सौर मंडल का जनक या सौर मंडल का मुख्य है, सौर मंडल में आंतरिक ऊर्जा का स्रोत आपकी किस पिंड को कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। अब देखो सौर मंडल में आपके कौन कौन से पिंड हुए, सूर्य हुआ, उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, या बोने ग्रह, या धूमकेतु, या आपकी उल्काएं वगैरह होती हैं। अब मैंने आपको ये क्यों बताया है, अब देखो इसमें पता है आप लोगों से आपकी हमारी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से, देखो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम का पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपकी हमारी ऐसे करके आता है, अब देखो ऑप्शन कैसे दे रखे थे उन्होंने, ऑप्शन नंबर 1 आपकी हमारी पहला दे रखा था उन्होंने आपकी धूमकेतु, है ना, दूसरा वाला ऑप्शन उन्होंने दे रखा था आपकी उल्काएं, तीसरा वाला उन्होंने ऑप्शन दे रखा था आपकी पल्सर, और चौथा वाला उन्होंने ऑप्शन दे रखा था आपकी उपग्रह। ये 4 ऑप्शन थे आपके, है ना, ये 4 ऑप्शन उन्होंने दे रखे थे आपकी कि पहला आपकी धूमकेतु है, उल्काएं है, पल्सर है और उपग्रह है। उन्होंने पूछा सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। अब सौर मंडल का हिस्सा देखो हमने ये पढ़ा कि धूमकेतु भी होती है, ये भी सही है, उल्काएं ये भी होती हैं आपकी, उपग्रह ये भी होती हैं, तो अब उस स्थिति में आपकी आंसर क्या आएगा, ये आएगा पल्सर।
इसका मतलब अगर हम बूझेंगे आपकी, देखो हमने उन क्लासों में यही तो जानकारी हमने समझी है कि जैसे करके हम आपकी हमारी मंदाकिनी की बात करें तो ये भी आपकी सौर मंडल का हिस्सा नहीं होता, ये भी सौर मंडल का हिस्सा नहीं होता। अगर हम आपकी पल्सर की बात करें तो ये भी सौर मंडल का हिस्सा नहीं होता। अगर हम न्यूट्रॉन स्टार की बात करें तो न्यूट्रॉन स्टार भी आपकी सौर मंडल का हिस्सा नहीं होता। अगर हम क्वासर की बात करें तो क्वासर भी सौरमंडल का हिस्सा नहीं होता, है ना। और अगर हम आपकी निहारिका की बात करें तो निहारिका, जिसको इंग्लिश में नेबुला बोला जाता है, ये भी सौरमंडल का हिस्सा नहीं होता। अब इनमें से पल्सर के स्थान पर ये भी होता तभी सही होता, ये होता तो भी सही होता, ये होता तो भी सही होता, और ये होता तो भी सही होता। तो इसका मतलब सौर मंडल में तो केवल हम ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बोने ग्रह या धूमकेतु और उल्काएं केवल ये सौर मंडल के हिस्से हैं, और सूर्य आपकी सौर मंडल का प्रधान है, मुखिया है, जनक है, सौर ऊर्जा आपकी हमारी उसी से प्राप्त होती है। बस तो सौर मंडल में पढ़ेंगे, बाकी कुछ इसलिए मुझे बतानी थी। अब ग्रहों को मैं अलग पढ़ाऊंगा, उपग्रहों को अलग पढ़ेंगे हम सब लोग, क्षुद्र ग्रह वगैरह उन सबको अलग अलग पढ़ेंगे। अब इसमें जैसे हम लोगों ने आपकी यहाँ पर सौर मंडल स्टार्ट करा है, तो सौर मंडल में सबसे जो आपकी प्रमुख चीज होती है आपकी हमारी, वो क्या होती है आपकी सूर्य। तो अब हम लोग आपकी हमारी किसको पढ़ने वाले हैं, सूर्य को। अब हम लोग सूर्य को पढ़ते हैं। अब सूर्य के बारे में हम जानते हैं। अब देखो मैंने आपको बता दिया ना। अब देखो पहली बात तो यह है कि सौर मंडल का जनक है। मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जल्दी बता देता हूँ। सौर मंडल का जनक जैसे करके मैं अभी इसको डिफाइन करके आ रहा हूँ पीछे, वो सूर्य को कहते हैं, है ना। सूर्य के अगर इसके व्यास की बात करें तो सूर्य का व्यास लगभग 13,92,500 इतने किलोमीटर होता है। और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का, ये कुछ जानकारियां जल्दी से लिख लें, पृथ्वी के व्यास का 109.2 गुना होता है। ये इतने गुना होता है, ये सबसे ज्यादा आने वाली जानकारी है। आप लोगों को याद हो कि सूर्य का व्यास आपकी हमारी है तो इतना, और सूर्य का व्यास जो होता है, अगर टोटल पृथ्वी के व्यास की बात करें तो पृथ्वी के व्यास का कितने गुना होता है, इतने गुना होता है ना। अगर सूर्य के बारे में बात करेंगे तो सूर्य का जो द्रव्यमान है, सूर्य है ना, अगर सूर्य के टोटल अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो सूर्य जो है, सूर्य का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा अगर हम बात करेंगे तो 3,30,000 गुना अधिक होता है। इतना अधिक होता है भाई इसका, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो 3,30,000 गुना अधिक होता है। सूर्य के बारे में अगर हम बात करेंगे, आपकी हमारी सूर्य जो होता है, तो सूर्य पहली बात तो ये तारा का आपकी हमारी एग्जांपल है, तारे का उदाहरण है, ये आप जरूर लिखें आपके, है ना। सूर्य एक तारा होता है, वो एक ग्रह या उपग्रह, क्षुद्र ग्रह ये नहीं है, बल्कि वो एक स्टार है। और स्टार हमने पिछली क्लास में पढ़े, तारे हमने पढ़े। तो अगर सूर्य तारे का आपकी उदाहरण है तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के अगर निर्माण में बात करें तो सूर्य का निर्माण जो हुआ है, सूर्य के निर्माण में एक तो आपकी सबसे ज्यादा योगदान है आपकी हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन आपकी हमारी 71% आपकी योगदान देती है सूर्य के निर्माण में। दूसरी गैस आपकी हीलियम है, और हीलियम का योगदान सूर्य के निर्माण में 26.5%, 26.5% हुआ है। और बाकी आपकी अन्य गैसें रही, और अन्य गैसों में इसका योगदान आपके 2.5% है ना। ऐसे मिलकर आपकी हमारी सूर्य का निर्माण 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य गैसों से मिलकर आपकी हमारी किस पिंड का निर्माण हुआ है, सूर्य का। और सूर्य किसका उदाहरण होता है, तारे का। इसका व्यास इतना होता है, सूर्य के व्यास का इतने गुना। सूर्य का द्रव्यमान जो होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा कितना ज्यादा होता है, 3,30,000 गुना आपकी अधिक होता है। ये सूर्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसको आपकी ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, सौरमंडल का प्रधान। सौरमंडल के टोटल आपकी भाग का 99.97% भाग किसके पास होता है आपकी, वो सूर्य के पास होता है। अब अगर हम आपकी हमारी सूर्य के बारे में जानकारी करेंगे तो देखो मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को समझा के जाऊंगा यहाँ पर आपकी कि सूर्य आपकी हमारी कैसे काम करता है। अब सूर्य के बारे में अगर आप पढ़ेंगे आपकी, तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है ये आप जरूर लिखें। सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत, वो आपकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, है ना। ये बहुत ज्यादा आता है। अब सूर्य क्या, तारे भी कह लें तो भी इतना ही होता है आपकी हमारी, वो नाभिकीय संलयन होती है। नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में आपकी न्यूक्लियस न्यूक्लियस फ्यूजन कहते हैं, न्यूक्लियस फ्यूजन कहते हैं।
होते हैं, नाभिकीय सलियन। अब देखो मैं आप लोगों को जल्दी से समझा देता हूँ। आपने सुना होगा कि जैसे कोई भी अगर हम आपकी हमारी परमाणु लें, ये एक परमाणु है ना, इस परमाणु में देखें तो इसके आपकी दो भाग होते हैं। एक यहाँ बीच में भाग होता है परमाणु का, जिसको कहते हैं नाभिक, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। इसके जो बाह्य चारों ओर होती हैं, इन्हें आपकी हमारी कक्षाएं बोला जाता है, इंग्लिश में ऑर्बिट कह देते हैं। अब इस परमाणु में आपकी तीन प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। एक तो इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसमें प्रोटॉन होता है, और एक इसमें आपकी न्यूट्रॉन होता है। अब देखो किसी भी परमाणु के बाह्य कक्षाओं में जो आपकी कण चक्रण करते हैं वो तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और किसी भी परमाणु के नाभिक में जो कण उपस्थित होते हैं नाभिक में, उनमें एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन। अब इस ये जो आपकी हमारी भाई परमाणु का नाभिक हुआ ना, परमाणु का नाभिक, इसको इंग्लिश में आपकी न्यूक्लियस बोला जाता है, परमाणु के नाभिक को। तो ये भी जानकारी होगी कम से कम कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाह्य कक्षाओं में कौन से कण चक्रण करते हैं, इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में हम लोग इन्हें डिटेल में आपकी डिफाइन करेंगे और पढ़ेंगे भी, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब जब कभी भी किसी भी, है ना, कण के किसी भी कण कह लो या किसी भी तत्व के दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का, है ना। तो इस वाली प्रक्रिया को आपकी हमारी क्या बोला जाता है आपकी, तब इस वाली प्रक्रिया को नाभिकीय संलेखन कहते हैं। यानी कि जैसे आपकी दो हमने कण लिया, हाइड्रोजन का कण है, एक हाइड्रोजन का कण है, इन आपकी हमारी दोनों कणों को हाइड्रोजन के आपस में मिला दिया और एक कण आपकी हीलियम का बन गया। तो ये दोनों कण आपस में जो मिले हैं ना, इनके मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसको आपकी हमारी क्या बोला जाता है, नाभिकीय संलेखन। अब देखो ये जो नाभिकीय संलयन है, तो नाम आपकी किसके ऊपर, नाभिक के ऊपर। संलयन मींस होता है जोड़ना। एक होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन भी आपकी इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस फिशन कहते हैं। अब देखो नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है एक भारे नाभिक को दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों, हल्के नाभिकों में तोड़ना, ब्रेक करने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ये हम सब लोग तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो किस पर आपकी निर्भर करती है, वो नाभिकीय संलयन पर निर्भर करती है, नाभिकीय संलयन पर। और जब सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है ना, तो हाइड्रोजन का आपकी हमारी एक समस्थानिक होता है 1h2 और एक दूसरा समस्थानिक 1h2 है। ये दोनों समस्थानिक मिलकर आपके हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे आपके 2He4 बोला जाता है। और अब देखो ये मिला और नाभिकीय आपकी हमारी मिलने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन, और किसका निर्माण करते हैं, हीलियम। तो सूर्य के निर्माण में सबसे प्रमुख योगदान जो है, अधिक योगदान अगर पूछा जाता है तो हाइड्रोजन का, लेकिन प्रमुख योगदान अगर पूछा जाता है तो किस गैस का होगा, वो हीलियम का होगा, है ना। तो अब हाइड्रोजन के समस्थानिक देखो मैंने नाम लिया, तो हाइड्रोजन का ये देखो आप लोग लिख लेना आपकी हाइड्रोजन के जो है, हाइड्रोजन के वो तीन समस्थानिक होते हैं, तीन समस्थानिक को इंग्लिश में आपकी आइसोटोप कहा जाता है ना, आइसोटोप समस्थानिक। देखो समस्थानिक का मतलब ये होता है, जैसे मैं अभी समझा रहा था ना, जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है तो यहाँ जो बेस में लिखा हुआ होता है ना चीज आपकी हमारी, इसको कहते हैं परमाणु संख्या बोला जाता है। इसको बोलते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, है ना। अब ये जो परमाणु संख्या होती है ना, इस परमाणु संख्या को ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी परमाणु संख्या को प्रोटॉनों की संख्या मान लिया जाता है। या देखो परमाणु संख्या को इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब आपकी हमारी ऐसे तत्व, देखो ऐसे तत्व जिनकी, है ना, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है ना, बराबर होती है, तो उन वाले आपके हमारी जो कण या तत्व होते हैं वो आपस में आपकी क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ये इंग्लिश में आपकी आइसोटोप कहा जाता है। अब हाइड्रोजन के आपके मैं बता रहा था अभी कि हाइड्रोजन जो होती है ना, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है। अब देखो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक कैसे हुए, देखो यहाँ 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। सबके आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की आपकी हमारी परमाणु संख्या बराबर है। इसको नाम दिया गया आपकी हमारी प्रोटियम, प्रोटियम कहते हैं। नहीं पता है तो लिखना आपकी, है ना। और दूसरा होता है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम होता है। और तीसरा होता है आपकी ट्राइटियम, ये वाला ट्राइटियम।
है ना, ट्राइटियम। तो इसका मतलब आपकी जब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया सूर्य में होती है तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भाग लेता है, वो ड्यूटेरियम समस्थानिक भाग लेता है। वो ड्यूटेरियम समस्थानिक के दो आपस में मिलकर आपकी हमारी किसका निर्माण करते हैं, हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसीलिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन। बात खत्म होगी आपकी, है ना। अब देखो ये सारी जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में हम लोग बात करें, सब लोग लिखना और ये याद हो आप लोगों की, है ना, कि नाभिकीय संलयन पर अब सूर्य क्या जितने भी तारे होते हैं सबकी ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो आपकी हमारी कौन होता है, वो नाभिकीय संलयन ही होता है। अब अगर हम बात करें तो सूर्य से पृथ्वी की जो आपकी दूरी होती है ना, पृथ्वी की दूरी, इस वाली दूरी आपकी हमारी ये होती है 149.6 इंटू 10⁶ किलोमीटर, 149.6 इंटू 10⁶ किलोमीटर होती है। और इस वाली दूरी को आपकी खगोलीय दूरी कहा जाता है। ये स्पेशल नाम है भाई, ये स्पेशल नाम है इंग्लिश में आपकी एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय इकाई है, खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी किस किस के बीच की दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, इतनी। अब देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 149.6 मिलियन किलोमीटर, क्योंकि मिलियन का मतलब आपकी कितना होता है, 10 लाख होता है, 10 लाख का मतलब 10⁻6 होता है आपकी हमारी। तो ये दूरी भी याद रखना आपने, ठीक है। एक जानकारी आपकी हमारी और हो सूर्य के बारे में, मैं आप लोगों को पहले शब्दावली समझा दूं कि सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य पृथ्वी के कब अधिक नजदीक होता है, तो सूर्य पृथ्वी के सबसे जो निकट होता है वो 3 जनवरी को होता है। और इस 3 जनवरी की आपकी स्थिति को हम लोग आपकी पेरिहीलियन इंग्लिश में, है ना, पेरिहीलियन इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोला जाता है आपके उपसौर से, उपसौर हिंदी में बोलते हैं। तो उपसौर आपकी हमारी किस स्थिति को कहते हैं, जब सूर्य पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक होता है, और वो आपकी हमारी तिथि क्या होती है, 3 जनवरी होती है। अब अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी सूर्य और पृथ्वी के, आपकी सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक आपकी हमारी दूर कब होता है, तो वो होता है आपकी हमारी 4 जुलाई को, और इस स्थिति को आपकी बोला जाता है आपकी अपहीलियन, और अपहीलियन को हिंदी में कहते हैं आपकी अपसौर। ये आपको जानकारी हो, ये छोटी छोटी जानकारी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी आपकी 3 जनवरी, मैक्सिमम डिस्टेंस जो अधिकतम दूरी होती है आपकी हमारी, अधिकतम दूरी वो कब होती है आपकी, वो 4 जुलाई को। इसको अपहीलियन अपसौर कहते हैं, पेरिहीलियन अपसौर बोल दिया जाता है आपकी। खगोलीय दूरी है, खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी आपकी क्या होती है। अब हम लोग आपकी हमारी भाई सूर्य की पूरी जानकारी आपकी इतनी अगर है आप लोगों को, तो कम से कम आप लोगों का काम चल जाता है, इसमें नाभिकीय संलयन की आती है। अब देखो मैं आपको सूर्य की संरचना के बारे में आप लोगों को समझाता हूँ कि सूर्य की संरचना आपकी होती कैसी है। देखो सूर्य की संरचना के बारे में बात करेंगे ना, तो ये आपकी हमारी सूर्य की सबसे आंतरिक परत होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोड, इंग्लिश में बोला जाता है कोर। मैं एक चीज लिखूंगा यहाँ पर, है ना। सूर्य की अगली परत जो होती है इस वाली परत को कहते हैं संवाहक घेरा, और इंग्लिश में बोला जाता है आपकी कॉन्वेक्टिव लेयर, है ना, कॉन्वेक्टिव लेयर, ये वाली ये होती है। उसके बाद सूर्य की अगली परत जो होती है ना, ये बोला जाता है आपकी प्रकाश मंडल, इंग्लिश में इसको कहते हैं आपकी फोटोस्फीयर। इंग्लिश में जरूर याद रखें क्योंकि इंग्लिश में आएगा आपको ज्यादातर आपकी, है ना। उसके बाद सूर्य की अगली परत जो होती है इस वाली परत को कहते हैं आपकी वर्णमंडल, इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद आपकी सूर्य की सबसे लास्ट वाली जो परत होती है इस वाली परत को हम लोग कह देते हैं कोरोना, है ना। इसको कोरोना, या फिर आपकी हमारी भाई कई बार इसका नाम लिखा हुआ आएगा आपका क्रीट, क्रीट भी आता है ये। तो अब देखो सूर्य इतनी सारी परतों से मिलकर बना है, यानी सूर्य की सबसे आंतरिक परत आपकी क्रोड या कोर है, उसके बाद संवाहक घेरा, उसके बाद प्रकाश मंडल, उसके बाद वरुणमंडल, और उसके बाद क्या होता है, कोरोना होता है। अब अगर हम जो भी बातें हम लोग समझ के आ रहे हैं उनको अगर यहाँ अप्लाई करें तो सूर्य की सबसे आंतरिक परत जो आपकी क्रोड होती है इसमें आपकी संलयन प्रक्रिया होती है, संलयन प्रक्रिया।
और सलियन प्रक्रिया अगर होती है तो सलियन प्रक्रिया आपकी कहां पर हुई, क्रोध में। और यहाँ पर किसका उत्सर्जन होता है, फिर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और ऊर्जा के उत्सर्जन होने के कारण यहाँ का तापमान आपकी सर्वाधिक होता है। और क्रोध का जो टेम्परेचर होता है वो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर आपकी हमारी 7 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, इतना ज्यादा। तो सूर्य के किस भाग में नाभिकीय सलियन प्रक्रिया होती है, क्रोध भाग में सबसे आंतरिक परत होती है। इसका टेम्परेचर इसलिए ज्यादा क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा जनरेट होती है। क्रोध के ऊपर क्रोध के ऊपर क्रोध के ऊपर जो एक घेरा होता है, एक आवरण होता है, उस वाले घेरे को आपकी क्या बोला जाता है, संवाहक घेरा, या फिर आपकी कॉन्वेक्टिव लेयर आपकी इंग्लिश में पढ़ा जाता है, ये होगा। उसके बाद आपकी अब लिखें आप सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, दो परतों के बारे में आपको पता चला। तो सूर्य आपकी कितनी परतों से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5, 5 परतों से मिलकर बना होता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे चमकीला भाग, ये क्वेश्चन आता है भाई, सूर्य का सबसे चमकीला भाग कौन सा होता है, तो आंसर आएगा आपकी प्रकाश मंडल। अब प्रकाश मंडल तो हिंदी में लिखा हुआ आएगा नहीं, तो इंग्लिश में आपकी फोटो स्फीयर, मैंने यहाँ लिख रखी है सारी बात, है ना, फोटो स्फीयर कहते हैं सबसे चमकीला भाग, है ना। पृथ्वी से सूर्य के जिस भाग को, पृथ्वी से सूर्य के जिस भाग को हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, वो कौन सा भाग होता है भैया, वो भी प्रकाश मंडल होता है। इसी प्रकाश मंडल भाग से किरणों का जो तरंगे होती है, उन तरंगों का विकिरण होता है, विकिरण, इसी वाले भाग से विकिरण होता है, यानी फेंकी जाती है सूर्य की किरणें। और इसी वाले प्रकाश मंडल भाग से अगर हम बात करेंगे तो सूर्य का व्यास निर्धारित होता है, सूर्य जो हम लोगों ने शुरू में बताया था ना मैंने आप लोगों को कि व्यास आपकी पृथ्वी के अपेक्षा इसका व्यास आपके लगभग कितने गुना होता है, लगभग इसका व्यास जो होता है वो आपकी कितने गुना होता है भैया, वो 109.2। तो ये व्यास जो होता है वो किस भाग से निर्धारित होता है आपकी, वो प्रकाश मंडल भाग से। सबसे चमकीला सूर्य की किरणों का विकिरण यहीं से होता है आपकी, है ना, ये प्रकाश मंडल हो गया। तो सबसे चमकीला भाग है। और अगर हम आज इसके प्रकाश मंडल के बारे में बात करें तो ये जो आपके प्रकाश मंडल होता है ना, इसके टेम्परेचर जो होता है वो लगभग आपकी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये वाला। इसके ऊपर जो भाग होता है आपकी हमारी, वो कौन सा होता है प्रकाश मंडल के, वर्णमंडल होता है, क्रोमोस्फीयर होता है। क्रोमोस्फीयर का निर्माण आपकी हाइड्रोजन गैस से प्रमुख रूप से आपकी मिलकर हुआ है, हाइड्रोजन गैस से आपके प्रमुख रूप से हुआ है। उसके ऊपर आपके सूर्य की जो सबसे बाह्य, ये बहुत आता है, सूर्य की सबसे बाह्य परत जो होती है, बाह्य परत, उस वाले भाग को क्या बोला जाता है आपकी, कोरोना कहते हैं, ये वाला कोरोना भाग होता है भाई। अब कोरोना भाग आपकी हमारी ये होता है सबसे बाह्य परत। अब अगर क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स कहते हैं, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर कोरोना। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि सूर्य ग्रहण के समय, सोलर इक्लिप्स के समय सूर्य का सबसे बाह्य परत कोरोना भाग दिखाई देता है। कोरोना सूर्य के सबसे ऊपर है और इसीलिए तो कोरोना बीमारी का नाम इसके नाम पर रखा गया है। ऊपर इसका मतलब कोरोना का शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या होता है आपकी, ताजिया क्राउन होता है, हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ ताजिया क्राउन होता है। ये केवल किस आपकी हमारी दौरान में दिखाई देता है, जिस समय आपकी हमारी भाई कौन सी घटना घटित होती है आपकी, सूर्य ग्रहण। संरचना आप लोगों ने सबने आपकी हमारी बना ली होगी, इसका स्ट्रक्चर आप सब लोगों को ध्यान हो। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ समझा देता हूँ आपकी, जैसे एक चर्चा चली है ना आपकी सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण यानी कि आपकी सोलर इक्लिप्स होता है, क्योंकि ये भी तो सूर्य से रिलेटेड है ना, और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो जब पहली बात तो ये लिखो आपकी हमारी, जैसे करके ये वाला आपकी सूर्य है, ये है सूर्य, है ना, उसके बाद यहाँ पर आपकी चंद्रमा है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी हमारी पृथ्वी। देखो स्ट्रक्चर याद हो, आपकी स्ट्रक्चर बनाना है ना। जब देखो यहाँ अब आपकी आराम से समझ में आ जाएगा, यानी कि आपकी चंद्रमा जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब इस स्थिति को आपकी क्या कहा जाता है, आपकी सूर्य ग्रहण।
अब देखो किसी भी आपकी हमारी पिंड के पास अपना प्रकाश नहीं था, मैंने शुरू में बताया था। तो अब क्या होता है, जैसे सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश, वो प्रकाश आपकी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता तो कौन घेर लेता है बीच में, चंद्रमा। तो पृथ्वी पर आपकी स्थिति में आपकी हमारी क्या हो जाता है, आपकी अंधकार की स्थिति बन जाती है, और इसी वाली अंधकार की स्थिति को आपकी सोलर इक्लिप्स, ये सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण ये है। लेकिन सूर्य ग्रहण आपकी हमारी, अब याद रखना कि सूर्य ग्रहण में होता क्या है कि जो आपकी हमारी पृथ्वी का जो आपकी क्षेत्रफल होता है वह चंद्रमा की अपेक्षा अधिक होता है, चंद्रमा की अपेक्षा अधिक होता है। इसीलिए इसीलिए संपूर्ण पृथ्वी को चंद्रमा एक साथ नहीं ढक पाता, चंद्रमा एक साथ नहीं ढक पाता। और इसलिए पूरी पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण एक साथ दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण एक साथ दिखाई नहीं देता। ये आपकी हमारी जानकारी आपको जरूर हो, क्योंकि चंद्रमा का क्षेत्रफल तो बहुत कम है ना आपकी पृथ्वी की अपेक्षा, तो वो कम ही भाग को आपकी घेरता है, और जो भाग आपकी पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है ना, ये पृथ्वी का भाग है, ये सूर्य के सामने, तो इस वाले भाग को घेर लेगा, पीछे वाले भाग को तो नहीं घेर पाएगा। और इसी रीजन से पूरी पृथ्वी पर आपके सूर्य ग्रहण जो होता है वो एक साथ नहीं दिखाई देता। और सूर्य ग्रहण के समय आपकी सूर्य का जो भाग आपकी दिखाई देता है, उस वाले भाग को आपकी हमारी क्या बोला जाता है भैया, उस वाले भाग को आपकी कोरोना। और जो कोरोना आपके हमारे सूर्य का भाग होता है ना, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, कोरोना भाग से जरूर लिख लें आप लोग, एक्स तरंगों का उत्सर्जन होता है, एक्स तरंगों का आपके हमारी उत्सर्जन किया जाता है। और इसीलिए तो कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय किसी भी आपकी हमारी भाई, जैसे प्रेग्नेंट आपकी वुमेन्स होती है, या जो आपकी वृद्ध दंपति होते हैं, वृद्ध जो आपकी बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी एक्स किरणें उत्सर्जित होती है, ये खतरनाक स्थिति होती है। अब देखो, जब कभी भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में एक आपकी हमारी एक विशेष आकृति बनती है, और उस वाली आपकी विशेष आकृति को आपकी हमारी क्या बोला जाता है, आपकी हीरक वलय आपकी हमारी बोल दिया जाता है, या इंग्लिश में कहते हैं आपकी डायमंड रिंग। ये आप जरूर याद रखें भाई, हीरक वलय आपकी डायमंड रिंग। हीरक वलय डायमंड रिंग किस स्थिति में बनती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में। मैं आप लोगों को बता दूं, जब प्रकाश मंडल होता है ना, तो प्रकाश मंडल के आसपास एक चमकीली आकृति बनती है, और उस वाली चमकीली आकृति को क्या बोला जाता है, हीरक वलय। एक जानकारी आपको होगी, चित्र से आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा आपकी प्रतिपदा है ना, ये आपकी न्यू मून डे या फिर आपकी हमारी अमावस्या को ही होता है, अमावस्या को इंग्लिश में न्यू मून डे या प्रतिपदा आपकी हमारी, तो अमावस्या को ही होगा हमेशा सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अधिकतम केवल 8 मिनट तक हो सकता है, इससे ज्यादा अधिकतम 8 मिनट तक हो सकता है आपकी, इससे ज्यादा कभी नहीं होता आपकी हमारी वाली, है ना। ये सूर्य ग्रहण भी आप लोगों को समझ में आ गया, हीरक वलय आपकी स्थिति क्या होती है। अब देखो, अगर हम आपकी हमारी इसके बारे में बात करेंगे, सूर्य ग्रहण तो कंप्लीट हो गया ना, आपकी सोलर इक्लिप्स आपकी किस स्थिति में होता है, कौन सा भाग चमकता है, कब होता है, कब आपकी हमारी क्यों नहीं पृथ्वी का पूरे भाग की हमारी पूर्ण सूर्य ग्रहण आपकी स्थिति में कौन सी आकृति बनती है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण से पहले आपकी हमारी जो स्थिति होती है उसको हीरक वलय कह देते हैं, है ना। अब देखो, अगर हम बात करें आपकी कि तो सूर्य जो होता है, अगर उसके बारे में बात करें, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं आपके, वो किस रूप में स्थित होते हैं, तो आंसर आता है आपकी हमारी प्लाज्मा व गैस के रूप में स्थित होते हैं। अभी मैं आप लोगों को समझा के आ रहा था कि इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है सूर्य के केंद्र का, लगभग 1.15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड किसका टेम्परेचर होता है, सूर्य के केंद्र का। तो इसमें पदार्थ जो होते हैं वो गैस और किस रूप में स्थित होते हैं, प्लाज्मा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता होगा पदार्थ की आपकी हमारी भाई अवस्थाएं जो होती हैं, एक आपकी अवस्था होती है ठोस, एक अवस्था होती है द्रव, और एक अवस्था होती है गैस, और पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा। और ये पदार्थ की चौथी अवस्था और तीसरी अवस्था के रूप में आपकी हमारी पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो आपकी सूर्य, ठीक है।
अब सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश वो पृथ्वी पर आपकी हमारी भाई, ये आप लोगों को पता ही होगा कि पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड में आपकी हमारी पहुंचता है नहीं, यानी कि लगभग 499 सेकंड में वो पृथ्वी पर आ जाता है। इसे आप सही समझे, क्योंकि कुछ किताबों में 8 मिनट 16 सेकंड भी लिखा हुआ दे रखा है, 8 मिनट आपकी 12 सेकंड भी लिखा हुआ दे रखा है, किसी में केवल 8 मिनट लिखा हुआ दे रखा है। लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन आता है तो 8 मिनट की फॉर्म में केवल एक ही आपकी ऑप्शन होगा, तो 8 मिनट वाला जो भी ऑप्शन है वो सही माना जाता है। एग्जैक्ट तो आपकी किसी को नहीं पता होता आपकी। और अगर क्वेश्चन आता है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस अभिक्रिया से पहुंचता है, तो उस वाली आपकी हमारी अभिक्रिया को नाम दिया जाता है आपकी हमारी विकिरण। विकिरण अभिक्रिया से सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। रेडिएशन क्योंकि आपकी हमारी भाई, जो अगर हम उष्मा के स्थानांतरण की बात करें तो 3 प्रक्रियाएं होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ये विकिरण होती है, किस दिन में डिटेल में इन चीजों को समझाऊंगा। अभी के लिए आप लोग इतना लिख लें कि विकिरण अभिक्रिया से सूर्य का प्रकाश आपके पहुंचता है। अब देखो मैं आपको एक जानकारी इसमें और दे दूं, जिससे करके हम लोग पढ़ते हैं ना, जिससे करके हम पढ़ रहे थे कि सूर्य का सबसे चमकीला भाग कौन सा होता है, प्रकाश मंडल, या इंग्लिश में आपकी हमारी उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। तो अब होता क्या है, प्रकाश मंडल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश मंडल के पास कुछ ठंडे व अंधेरे भाग होते हैं, कुछ ठंडे व अंधेरे भाग होते हैं, अंधेरे भाग। इन वाले भागों को आपकी हमारी कहा जाता है भाई सौर कलंक। ये नाम जरूर ही याद रखें, सौर कलंक इंग्लिश में कहते हैं सन स्पॉट, ये बोला जाता है। तो सौर मंडल के, सॉरी, प्रकाश मंडल के आसपास के ठंडे व अंधेरे भागों को क्या बोला जाता है, आपकी हमारी सन स्पॉट या सौर कलंक कहते हैं। और जो आपकी हमारी भाई चमकीला भाग होता है, चमकीला भाग, उस वाले चमकीले भाग को बोल दिया जाता है आपके फैकुला। इसे फैकुला कह देते हैं, है ना, इंग्लिश में भी फैकुला कहते हैं, इन इंग्लिश में सन स्पॉट कहते हैं। तो अब अगर हम बात करें आपकी हमारी सन स्पॉट है क्या, तो सौर कलंक जो होते हैं ना, सौर कलंक वो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, चारों ओर घूमने वाले, घूमने वाले एक गैस के खोल होते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। ये गैस के आपके हमारी खोल होते हैं, गैस के आपके खोल होते हैं, यानी गैस के आपके गुब्बारे होते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले। और इन गैस के गुब्बारों को क्या बोला जाता है, आपकी सौर कलंक कहते हैं। अब लिख लेना भैया, सौर कलंक का जो तापमान है ना, सन स्पॉट का, सौर कलंक का तापमान जो होता है अन्य भागों की अपेक्षा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अन्य भाग की अपेक्षा आपकी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इनका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। ये आप जरूर लिख लें, क्योंकि ये जानकारी आपको जरूर है। अब जब कभी भी आपके हमारी देखो यहाँ पर होता है ना, ये सौर कलंक, आप पूरी चीजें लिखा करें भाई, जो भी मैं आप लोगों को समझा के जा रहा हूँ, शायद नहीं सुने होंगे आपने कभी ये नाम आपके, है ना। जब कभी भी आपकी सौर कलंक द्वारा चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन किया जाता है। अब देखो यहाँ पर भी आ गया ना, आ गया आपकी हमारी विकिरण का नाम। विकिरण का मतलब होता है उष्मा का स्थानांतरण। चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन आपकी जब कभी भी किया जाता है तो इसके कारण आपकी पृथ्वी पर, है ना, इसके कारण पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात, चुंबकीय झंझावात को इंग्लिश में आपकी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में कहते हैं आपकी मैग्नेटिक स्टॉर्म, मैग्नेटिक स्टोर्म। चुंबकीय झंझावात आपकी हमारी पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। और ये चुंबकीय झंझावात आपकी पृथ्वी पर कब उत्पन्न होता है, जब सौर कलंक द्वारा चुंबकीय विकिरण यानी कि एक प्रकार की तरंगें आपकी पृथ्वी पर छोड़ी जाती हैं, तो इस प्रकार आपकी चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक स्टोर्म। इस आपकी हमारी स्थिति में ना, इस स्थिति में जो चुंबकीय सुई होती है, जो मैग्नेटिक आपकी हमारी सुई होती है, चुंबकीय सुई होती है, इसकी दिशा आपकी बदल जाती है, इसकी दिशा आपकी हमारी परिवर्तित हो जाती है। और जितने भी आपकी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सामान पृथ्वी पर चलते हैं ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, है ना, सामान पृथ्वी पर चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों को चलने में आपकी बहुत ज्यादा आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है, यानी बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, जिससे टीवी आपकी हमारी नहीं चल पाते, रेडियो आपकी नहीं चल पाते, आपकी नेट को चलाने में, इंटरनेट जो होता है उसको चलाने में आपकी दिक्कतें महसूस होती है। ये कब होती है, जब आपकी चुंबकीय झंझावात की स्थिति है ना। अब ये जो आपकी सौर कलंक होते हैं ना, सौर कलंक, ये याद रखना, आपकी सौर कलंक का एक पूरा चक्र जो होता है, पूरा चक्र ये 22 वर्ष का होता है, 22 वर्ष का।
है ना, 22 वर्ष का पूरा चक्र होता है। सौर कलंक, है ना, सौर कलंक जो होते हैं ये 11 वर्ष में पहले बनते हैं, पहले बढ़ते हैं ये वाले, है ना, 11 वर्ष में पहले तो ये बढ़ते हैं, और फिर सौर कलंक आपकी 11 वर्ष में आपकी हमारी फिर ये आपकी क्या होते हैं, घटते हैं। तो 11 वर्ष में पहले ये पूरे होते हैं, फिर 11 वर्ष में आपके घटते हैं। तो टोटल अवधि जो इनकी होती है आपकी सौर कलंक की, वो कितनी होती है आपकी, वो टोटल अवधि आपकी 22 वर्ष की होती है। चुंबकीय झंझावात आपकी हमारी, है ना, ये प्रकाश मंडल से रिलेटेड आपके ठंडे और स्पॉट वाले भाग होते हैं। अब देखो कभी भी, जब कभी भी एक चीज हो रही है आपकी हमारी, जिसको कहते हैं ध्रुवीय प्रकाश। अब देखो ध्रुवीय प्रकाश आपकी क्या होता है ना, ध्रुवीय प्रकाश को इंग्लिश में आपकी हमारी ओरोरा, ओरोरा लाइट्स, ओरोरा आपकी हमारी लाइट कह देते हैं। देखो होता क्या है, जब कभी भी आपकी हमारी कोरोना से, ध्यान से सुनना, आपकी जो कोरोना आपकी हमारी भाग होता है ना सूर्य का, कोरोना से जब कभी भी आपके प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर निकलने के बाद कोरोना से आपकी हमारी इन्हें प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल व वर्णमंडल, इसमें प्रकाश मंडल और वर्णमंडल में ना इन्हें आपकी सौर पवन कहा जाता है, सोलर विंड, है ना, इंग्लिश में आपकी हमारी इन्हें क्या कह देते हैं हम लोग, आपकी सोलर विंड या सौर पवन कहा जाता है। अब ये जो आपकी हमारी सौर पवन होती है ना, सौर पवन, जब कभी भी इन आपकी सौर पवन में अचानक से विस्फोट होता है, तो इस वाले विस्फोट को आपकी क्या कहा जाता है, सौर ज्वाला कहते हैं, सौर ज्वाला आपकी फ्लेम कह देते हैं, सोलर फ्लेम। अब ये जो आपकी सौर ज्वाला होती है ना, देखो समझा करो चीजें भाई, सौर ज्वाला जो होती है जब कभी भी आपकी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, है ना, किसके, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आपकी हमारी प्रवेश करती है ना, तो फिर इस वाली आपकी सौर ज्वाला को क्या बोला जाता है, आपकी ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, ये वाला है। इंग्लिश में आपकी एरोरा लाइट्स आपकी ध्रुवीय प्रकाश। अब ध्रुवीय प्रकाश जो उत्तरी ध्रुव में जाता है ना, क्योंकि दो ध्रुव है ना पृथ्वी पर, जो उत्तरी ध्रुव में जाता है उस वाले प्रकाश को क्या बोल दिया जाता है, आपकी उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश कह देते हैं, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। और जो प्रकाश आपके दक्षिणी ध्रुव में जाता है उस वाले प्रकाश को आपकी क्या बोल दिया जाता है, आपकी दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, ये दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। तो ऑरोरा लाइट्स, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को इंग्लिश में आपकी हमारी बोला जाता है एरोरा, एरोरा बेरिलियस, बेरिलियस इसको इंग्लिश में कह देते हैं, और इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है आपकी एरोरा ऑस्ट्रेलस, ऑस्ट्रेलिस, है ना। तो एरोरा बोरेलियस कहते हैं, एरोरा ऑस्ट्रेलियस उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश होता है, और ये आपकी दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश होता है, इसको ध्रुवीय प्रकाश कह देते हैं। तो सौर पवन, सौर ज्वाला और ध्रुवीय प्रकाश में सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य कितनी परतों से मिलकर बना होता है, कैसे करके आपकी हमारी सूर्य का निर्माण हुआ है, ये संपूर्ण जानकारी आपकी हमारी इस टॉपिक में है। और सूर्य को जनक किसका कहा जाता है, आपकी हमारी सौरमंडल का, इस रीजन से कहा जाता है। किस पर ऊर्जा निर्भर करती है, किससे मिलकर बना हुआ होता है, कैसे करके वो बात करता है आपकी हमारी, है ना। ऐसे करके अगर हम बात करें तो सूर्य जो होता है हमारी आकाश गंगा का, आकाश गंगा का एक चक्र पूरा करने में, एक चक्र पूरा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है भाई, लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। और इस वाली आपकी अवधि जो होती है ना, इस वाली अवधि को आपकी हमारी बोल दिया जाता है आपकी कोसमोस ईयर, इस वाली अवधि को कोसमोस ईयर, या फिर आपकी इस वाली अवधि को आपकी हमारी हिंदी में कहा जाएगा आपकी ब्रह्मांड वर्ष, ये वाली आपकी हमारी ये वाली है ना ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो सूर्य जो होता है ना वो आपकी हमारी लगभग आकाश गंगा के चारों ओर, आकाश गंगा जो होती है ना इसके चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमता है। अब देखो आपकी किसी भी पिंड की दो गति होती है, एक तो चारों ओर भी घूमता है, अपनी धुरी पर भी। सूर्य अपनी धुरी पर ना, सूर्य अपनी धुरी पर जो इसका ध्रुवीय भाग होता है, ध्रुवीय भाग, वो एक चक्कर पूरा करने में आपकी, एक चक्कर ध्रुवीय भाग जो होता है वो लगभग 35 दिन का समय लेता है। और इसका जो आपकी हमारी भाई केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय भाग, वो एक चक्कर आपकी हमारी पूरा करने में लगभग 25 दिन का समय लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य का निर्माण जो है वो आपकी हमारी किससे मिलकर हुआ है, गैसों से मिलकर हुआ है, इसलिए उसकी गति जो होती है वो अलग। ये संपूर्ण जानकारी है भाई। सुनो,
इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, मेरी गारंटी है आपकी स्टोरी से अगर कुछ अलग आ जाए तो। लेकिन कम से कम हम इन चीजों को आपकी मेमोराइज करें, पढ़ें, जो भी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है संपूर्ण जानकारी है। मैं ऐसे ही ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लासेस आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे इस चैनल पर, तो कृपया करके हमारे चैनल को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करा करें, और संपूर्ण वीडियो कृपया करके आप सब लोगों से रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि संपूर्ण वीडियो आप लोग देखा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल के बारे में बताने की कोशिश करें। आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे उन पर भी हम बात करते रहेंगे। तो तब तक आप अच्छे से आपकी पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए। आपसे नेक्स्ट क्लासों में आपकी एक बार फिर मुलाकात होगी।